प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। सभी साथियों को का मेरे इस वीडियो चैनल पे स्वागत है। जो अब 25 अक्टूबर 2025 को पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट चाइना ने पब्लिक हॉलीडे, चाइना में पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया कि हर साल अब 2025 से 25 अक्टूबर एक पब्लिक हॉलीडे मनाया जाएगा, छुट्टी मनाई जाएगी चाइना में, कम्युनिस्ट चाइना में। अब इसमें ये देखिए कि इसका इतिहास क्या कहता है कि जिसको फॉर्मोसा बोलते थे या ताइवान बोलते हैं आजकल, इस पर जापान का कब्जा था तकरीबन 70-80 साल से कब्जा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने से पहले। तो जब जापान जो था लड़ाई में हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो 1945 में जो था, पहले तो 15 अगस्त 1945 को जो जापान के किंग थे, उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट में जो अमेरिका की टर्म्स कंडीशन थी लड़ाई ख़त्म करने की, उनको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जो था 1900 इसमें अगस्त में तो हुआ डिक्लेरेशन, और सितंबर में जो था फॉर्मल सेरेमनी हुई उसकी, जबकि जापान ने एलाइड फोर्सेस को लेड बाय यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, को हैंडओवर किया। तो यानी कि 1945 में ये हो गया सब, मगर 25 अक्टूबर यानी उसके 3 महीने बाद जापान ने फॉर्मोसा, जिसको ताइवान भी बोलते हैं, ताइवान पहले फॉर्मोसा बोलते थे, उसको चांगकाई शेक की जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी थी कोमितांग, उसको हैंडओवर किया अक्टूबर 1, 1945। तो चाइना तो शुरू से जो है, कम्युनिस्ट चाइना तो ताइवान को हमेशा अपना हिस्सा बताता है। उसने कभी भी उसको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं माना, वो आज भी नहीं मानता। ये सेल्फ गवर्नड है ताइवान, अपना राज है उसका, कम्युनिस्ट पार्टी का राज नहीं है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो, जैसे चाइना की तो जो लैंग्वेज है वो मंडारिन है। ताइवान की जो हक्का है HAKKA हक्का, मगर वहाँ जो है सरकार कोशिश कर रही है कि तो सरकार के कामकाज जो हो ताइवान में वो मंडारिन में ही हो, जिसमें मेनलैंड चाइना पे होता है। तो कल्चर और लैंग्वेज ही कल्चर है, एंड लैंग्वेज ही माइटर देन रिलीजन एंड नेशन। दोनों से महान है भाषा, ताकतवर है। तो खैर अब जो है यानी कि 49 में पहली अक्टूबर 1949 में कम्युनिस्ट चाइना बना था। सिविल वॉर चली थी, चांगकाई शेक की जो कोमितांग पार्टी होती थी, नेशनलिस्ट पार्टी, तो और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो जिसका 1929 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो मगर पहली अक्टूबर 1949 में
इसकी गवर्नमेंट बन गई कम्युनिस्ट पार्टी की। तो उसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसने जो था, जो चांग शेख थे, वो बुढ़े तो हो ही गए थे, उन्होंने जो था ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये यानी कि दो देश बन गए। पहले तो शुरू में कुछ कंट्रीज ने ताइवान को ऑर्गेनाइज किया था, खासतौर से यूएस ने, वेस्टर्न कंट्री ने। बाद में आस्ता आस्ता सबने ख़त्म कर दिया ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियल उसको जो है पैसा सब तरह से हथियार देते हैं। कोमितांग की जो ये ताइवान की जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ 30-32 लाख के आसपास है। दूसरी चीज इसमें जो है, तो भाई 1,40,000, यानी आधे आदमी होने चाहिए, आदमी और औरतें होनी चाहिए, मगर ये 1,40,000 औरतें ज़्यादा है, मेल कम है, फीमेल ज़्यादा है चाहे इसमें। दूसरी चीज़ है इसकी जो बर्थ रेट है, एक औरत से उसकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए 2.1 बच्चे पैदा होने चाहिए। वो हो रहे हैं वहाँ 0.87 बच्चे, यानी एक से भी कम। इसका मतलब है कि कोमितांग की जो है ये ताइवान की आबादी कम हो रही है। अब तो मेनलैंड चाइना की भी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी। अब वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो घटिया तो घटिया, बढ़ता नहीं है। अब हर साल जो है चाइना की, कम्युनिस्ट चाइना की जो पॉपुलेशन 8-10 लाख कम हो जाती है। तो अब इसमें चक्कर क्या है, सेल्फ गवर्न है, मगर चाइना में सेल्फ गवर्न तो ऑटोनॉमस रीजन बहुत से हैं, जैसे तिब्बत है, और ये हांगकांग, वन गवर्नमेंट 2 एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी है मकाओ, जो पुर्तगाल से जब सालादार की डेथ हो गई थी वहाँ के प्रेसिडेंट की, उसके बाद जो था मकाओ चाइना में लौट आया। तो वहाँ पे भी 2 किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन, एक चाइनीज मेनलैंड के कानून और एक मकाओ के जो पुर्तगीज टाइप के हैं। और हांगकांग जो था ये तो 19 ईयर्स के लीज पे दे दिया था इंग्लैंड को, यूके को, जब ये ओपियम वार में चाइना हार गया था एज कम पोजिशन। तो वो भी वापस लौट आया, हांगकांग भी, चाइना का मकाओ भी लौट आया। ऐसी एक दिन ताइवान भी ये चाइना के मेनलैंड के पास आ जाएगा। तो लैंग्वेज तो ऐसी चीज़ है कि अभी आस्ता आस्ता जो है वो मंडारिन ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ हो गई है, मगर जो लोकल आदमी अभी भी हक्का में परिवारों में बातचीत करते हैं कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज हक्का है। और तो ये जो कुरान के ऊपर उसकी वो है, उसकी भी लैंग्वेज अलग है। तो चाइना भी 4-5 लैंग्वेज है, मगर जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मंडारिन है। हक्का भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी। वहाँ जो जापानी भी बहुत आदमी माइग्रेट कर गए थे ताइवान में, जब उसके कब्जे में था। मगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो था, जब ये जापानी लौट गए आस्ता आस्ता, तो जो जापानी लैंग्वेज है उसके भी पुट्स है उसमें। जो हक्का लैंग्वेज में है, मंडारिन में तो नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये नेशनलिस्ट पार्टी की आज भी सरकार जो है ताइवान उन्हीं की है। ये तो चांग काई शेक थे, वो बुढ़े हो गए थे। अब मैं बहुत सी चीज़ें कि भाई क्यों हार गए चांग काई शेक, उनकी आर्मी बड़ी थी, माओ तुसे तुंग की छोटी थी, और नेशनलिस्ट पार्टी को हथियार भी ज़्यादा थे।
वजह सिंपल थी कि जो नेशनल्स पार्टी थी चियांग काई शेक, उसका जो दबदबा था वो शहरी इलाके में था चाइना के, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसका गांव में रूरल इलाके में दबदबा था। तो जो शहरी इलाके में होता है वो तो कॉन्सेंट्रेट होता है ना, उसको हराना आसान होता है। वो जो गांव में फैला हुआ है, गांव गांव में कहाँ ढूंढो उसको, बहुत बड़ा मुल्क है। तो इसलिए वो तो जब अटैक करेंगे नेशनलिस्ट पार्टी वाले तो ये कम्युनिस्ट भाग जाएंगे, गांव में जाके छुप जाएंगे इधर उधर। तो जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो विलेजेस में थी चाइना के, और कॉमितांग जो थी वो सिटीज़ में थी, शहरों में थी। यही वजह हारने की थी और दूसरी कोई वजह नहीं थी। और कम्युनिस्टों के खिलाफ तो अमेरिका ने भी मदद की थी चियांग काई शेक की। इंडिया से बहुत जाते थे आसाम से, पहले तो जापानियों से लड़ने के लिए, फिर चियांग काई शेक की भी हेल्प की। मगर क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी, उम्र ज़्यादा थी, वो जल्दी मर गए। और माओ से तुम जो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे वो यंग थे उस टाइम में, वो तो बाद में मरे हैं। तो खैर ये तो दुनिया में अदल बदल होती है। मगर चाइना की एक पॉलिसी माओ से तुंगने बनाया था जब 1949 में 1 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर किया पेकिंग में, जिसको अब बीजिंग बोलते हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया था कि 100 ईयर्स ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, 100 साल शांति और विकास के हम करेंगे। तो चाइना उसी पॉलिसी पे चल रहा है। चाइना कभी किसी से लड़ाई करेगा ही नहीं, किसी पर अटैक नहीं करेगा। वो अटैक करेगा तो डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। अब हिंदुस्तान में इंडिया बहुत आदमी के चाइना ने 62 पे इंडिया पर अटैक किया, झूठी बात है। एक्चुअली ये जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो ब्रिटिश टाइम की लेगेसी थी कि हम तो किंग, हमने सारा साउथ एशिया गवर्न किया है, और आज भी वही एटीट्यूड है। नरेंद्र मोदी का भी वही है कि जो लेगेसी है ब्रिटिश एम्पायर की, इनका सबका सोचने का ढंग वही है। तो श्रीलंका जाने से पहले उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अनाउंस की कि जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल की, जहाँ तक कब्जा है, जहाँ चाइनीज आके बैठे हैं तो पीछे से जाके और वहाँ कब्जा कर लो, उनकी सप्लाई लाइन काट दो। तो लद्दाख में भी यही हुआ था, और नेफा में, जिसको आप अरुणाचल बोलते हैं, वहाँ पे भी यही हुआ था। मगर जब वहाँ पे दो बड़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी ईस्ट में, नेफा में, वहाँ एक तो सेला है हिल, तो 10,000 फुट की हाइट है, और दूसरा बोमडिला। बोमडिला के बाद तो तेजपुर आ जाता है, प्लेन्स आ जाते हैं। तो ये बोमडिला भी हाइट थी इसकी भी, और सेला पर बहुत बड़ी आर्टिलरी लगी हुई थी, ब्रिगेडियर होल्डशाह सिंह उसके इंचार्ज थे। तो मुझे एक मेजर जनरल बता रहे थे, वो आर्मी के रिटायर्ड, उस टाइम वो मेजर थे। तो एडीसी होता मेजर जनरल का, एड डी कैंप, एडीसी। तो बोला 62 में क्या हुआ, मेजर जनरल था, भाग गए, बारिश होने से धुआंधार रात को, और चाइनीज जो बढ़ रहे थे सेला की तरफ, वो ब्रिगेडियर साहब बार बार मैसेज दे रहे थे मैं फायर चालू कर दूं। अब मेजर तो एक डिसीजन ले नहीं सकता, मेजर जनरल ले लेंगे। अब वो भाग गए, मैदान छोड़ गए, क्योंकि पटाखों की आवाज़ आ रही थी।
बॉर्डर और उसके जो बिल्लार थे, वो हिल्स वगैरह बनाने के लिए वो गिलेटिन स्टिक्स होती हैं, तो उन्होंने भेड़ों की जो थी शिप्स की गले में लालटेन टांग दी और पटाखे छुड़ानी शुरू कर दिए। तो ब्रिगेडियर साहब ने देखा तो बहुत बड़ी फौज आ रही है, जबकि इंसान नहीं थे, वो भीड़ थी वो। और जो गिलेटिन स्टिक चल रही थी पत्थर तोड़ने के लिए, तो मेरे जनरल साहब उसकी आवाज़ सुन के भाग गए। तो उस टाइम जो थे डी के पायलट थे, वो भी मेजर जनरल होकर रिटायर हुए थे। उस टाइम जो थे वो मेजर थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, वो मैंने पढ़ी थी किताब। वो मेरे ख्याल में वो तो 40-45 साल पहले पढ़ी थी किताब वो। और ये बी एम कॉल की जो लेफ्टिनेंट जनरल GOC INC इंचार्ज थे ईस्टर्न कमांड के, बी एम कॉल, लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल, उनकी भी किताब मैंने पढ़ी थी। तो मेरे फादर को बड़ा शौक था, आर्मी के अफसरों से उनका रोज उठना बैठना था, तो किताब लाते थे तो मैं भी पढ़ लेता था घर में, मुझे भी शौक था। टू डू माउथ से तुमने पॉलिसी अनाउंस की कि 100 years ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, तो 1949 से अब 2049 में 100 years कंप्लीट हो जाएंगे। अब चल रहा 25 और 49, 23-24 साल है अभी। तो मोदी तो कह रहा है 1947 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। सवाल ही नहीं उठता विकसित भारत होने का, झूठ बोल रहा है। और ये तो मर जाएगा 2047 तक का ना। मैं भी 82 साल का चल रहा है, मेरा 82 साल, इसका 75वां साल चल रहा है। खैर मेरे सामने तो पिद्दी है, छोटा है मुझसे तो बहुत है। तो ये 2047 से पहले चाइना तो अभी विकसित हो गया है। मैं रिच कंट्री नहीं है, डेवलप कंट्री तो है, रिच कंट्री नहीं है, रईस कंट्री नहीं है, वो भी रईस हो जाएगा। और अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, तो उसने बहुत लड़ाइयों में पैसा खर्च किया। अब डोनाल्ड ट्रंप सब जो प्रेसिडेंट है वो सब लड़ाई ख़त्म कर रहे हैं, ना लड़ाई होगी ना पैसे की बर्बादी होगी। सब खराबी है यूक्रेन की चल रही है। मैं यूक्रेन का पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, नाटो कंट्री से। अभी आपको हथियार चाहिए, पैसे दो, हथियार जितने चाहो उतने दो, मुफ्त कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहते हो यूक्रेन लड़े तो हथियार खरीद के आप यूक्रेन को दो, लड़ना है तो आप लो। तो अपने फौजी फुट तो कोई भेजने के लिए तैयार नहीं है, कोई नाटो कंट्री भी तैयार नहीं है। तो फिर तो रशिया उसको वार मानेगा जो अपने फौजी भेजे तो यूक्रेन में, हथियार भेजते रहो। तो चाइना तो लड़ना ही नहीं चाहता, किसी से नहीं लड़ना चाहता। तो ये ताइवान भी बिना लड़ाई के ही आस्ता आस्ता चाइना में मिल जाएगा, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। आस्ता आस्ता जो है जो इलेक्शन में लड़ते हैं, इलेक्शन में जिनका झुकाव चाइना की तरफ को होगा, जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो चाइना से मिल जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है। तो बिना लड़ाई के ही एक दिन चाइना, जो ये ताइवान की गवर्नमेंट है, ये चाइना की ऑटोनॉमस रीजन मान रहा है। जैसे उन्होंने 2 सिस्टम है ना, जैसे तिब्बत में है, मकाओ में है, उसमें हांगकांग में, ऐसी ताइवान में भी हो जाएगा। तो सोवरेनिटी तो चाइना की हो जाएगी, वो तो आज भी है। कोई 2-4 कंट्री को छोड़ के कोई नहीं मानता उसको इंडिपेंडेंट कंट्री, सोवरेन कंट्री ताइवान को। आस्ता आस्ता सबने ख़त्म कर दिया। तो जो ये पीपुल्स रिपब्लिक को चाइना बना था 49 में, उसके 4 साल पहले जब जापान ने चाइना इसको ताइवान को हैंड ओवर किया था, चाइना शेख की गवर्नमेंट को,
रिपब्लिक ऑफ चाइना को, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने अब 2025 में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने। आस्ता आस्ता और भी चीज़ें हो जाएंगी, और जो बिना लड़ाई के प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा इंतजार करके मिल जाए प्यार मोहब्बत, अच्छी बात है। और लड़ाई में रखा क्या, कुछ नहीं रखा नुकसान के सिवा। तो मेरा तो ये समझना है कि अब चाइना, इसकी ताइवान की इकोनॉमी बड़ी डेवलप्ड है। ताइवान की बहुत सी कंपनियों ने चाइना में फैक्ट्री लगा रखी है, जो बहुत सी चाइनीज कंपनियों ने फैक्ट्री लगा रखी है ताइवान में। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं तू मेरा ना मैं तेरा, ऐसा नहीं है। वो दोनों के संबंध है, सोशल आना जाना है। ऐसा नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान की आने जाना ही ख़त्म कर दिया, और मोदी ने तो खाट तौर से। क्या ये भी सुधर रहेगा? मोदी कब तक चलेगा? कि यहाँ चक्कर दूसरा हिंदू मुसलमान का है। अगर जो पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए तो हिंदू वोट नहीं देंगे, मोदी दोस्ती करे तो हिंदू वोट नहीं देंगे। अब फिर बीजेपी की सरकार हार जाएगी, आरएसएस ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन पाकिस्तान से समझौता हो गया, पीस ट्रीटी हो गई, आना जाना चालू हो गया, नॉर्मल तिजारत चालू हो गया, व्यापार चालू हो गया, ट्रेड चालू हो गया अक्रॉस द बॉर्डर, उस दिन तो आरएसएस की मौत हो जाएगी। मौत तो होनी है ही वैसे भी, क्योंकि 11 साल से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, खूब पैसा कमाया है। तो जो पैसा कमाते हैं भ्रष्टाचार में, 600 ऑफिस बना लिए 600 डिस्ट्रिक्ट में, 2 ऑफिस 12-12 मंजिल के बना लिए, स्काई क्रैपर दिल्ली में, झंडे वालान में और नागपुर में और रेशम बाग में। तो मौत तो होनी है। अब की बंद जब बंद लगेगा, 3 दफ़े तो लग चुका है, चौथी जब इसमें पाबंदी लगाए उसके बाद ये सांस लेने का काफ़ी नहीं बचेगा। क्योंकि पैसा जो है सबको दिखाई दे रही है बिल्डिंग। तो अगर जो बिल्डिंग नहीं हो, मेरी जेब में कितने पैसे, आपकी जेब में प्यारे दोस्तों कितने पैसे, किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आपके घर में कितने पैसे किसी को पता ही चलेगा? नहीं चलेगा। मगर जब बिल्डिंग बन जाती है तो सबको दिखाई देता, फिर रिकॉर्ड भी होता है वहाँ, तो उसको पकड़ना बड़ा आसान काम है। सब जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे जो बड़े नेता हैं, मारे जाएंगे बेमौत। और सरकार की पावर तो सरकार के पास होती है, एनजीओ के पास क्या पावर होती है? अगर जो मोदी सरकार को गिरवा दे भागवत, क्योंकि 100 इनके लोकसभा में एमपी हैं, तो फिर उसके साथ आरएसएस की भी दादागिरी गिर जाएगी। और अगर जब मोदी को खटका होगा कि ये करने वाला है, तो 140 वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें 140-145 बीजेपी के मेंबर थे। पूरा 5 साल चली, 6 साल उसने सरकार चलाई। तो मोदी भी जब 240 है, उसकी तेलुगु देशम की और ये नीतीश कुमार की पार्टी का जेडीयू, उनकी मदद से सरकार चला, और आ जाएंगे मदद देने के लिए। तो सबको गर्मा गर्म रोटी चाहिए, तो सरकार तो 150 एमपी से भी चल जाएगी। और अगर जो एक तो ये है कि सब जाएंगे नहीं, क्योंकि सबको लड्डू चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी डिवाइड की थी, और जो बड़े पुराने नेता थे धुरंधर, उन्होंने कांग्रेस ओल्ड बना ली और इसने कांग्रेस इंदिरा बना ली। तो जो यंग आदमी थे उनको तो लड्डू चाहिए सरकार की सत्ता के, वो सब इंदिरा गांधी के साथ चले गए। कांग्रेस वो वाले कुछ मर गए आस्ता आस्ता, तो पैसा था उनके पास, ख़त्म हो गया। वो पैसा ख़त्म होने में क्या देर लगती है? तो जो आरएसएस के पास पैसा है, ये भी सब जब्त हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी की सब जब्त हो जाएगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैचमेंट कर लेगा, और जो वहाँ पे बैठे हुए होंगे उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उनका रिकॉर्ड तो सब है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, कौन कहाँ भाग के जाएगा पकड़ लेंगे।
पकड़े जाएंगे सब, पक्के खा जाएंगे। तो मुझे आरएसएस की हत्या करना, इसको इसको ख़त्म करना बड़ा आसान काम हो गया। ऐसे ही ताइवान को ख़त्म करना बड़ा आसान काम हो गया। चाइना के वो करेगा नहीं, कहते भाई क्या फ़र्क पड़ता है, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आपका एडमिशन चलाओ। आस्ता आस्ता जब कोई उनकी पसंद का प्रेसिडेंट बन जाएगा ताइवान का, तो अपना भी मिल जाएगा। चाइना लड़ाई नहीं करेगा, प्यार मोहब्बत से सब मिल जाएंगे आपस में। तो प्यारे दोस्तों, ये आज जो है 45 में जो जापान ने हैंड ओवर किया था रिपब्लिक ऑफ चाइना को, ताइवान, उसकी यादगार में 25 अक्टूबर 2025 से चाइना ने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया चाइना में। देखो क्या प्यारी चीज़ है। यानी कि 80 साल के बाद उसको वो मना रहे हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, सब अच्छी बात है, होना चाहिए। छुट्टी मनाए आदमी का काम तो सब छुट्टी के दिन भी करते हैं। तो ये है बात। मगर चाइना ने कोमिंतांग को ताइवान का था, जापान से अभी 3 सितंबर को भी उसने परेड निकाली थी, जब ये जापान हार गया था लड़ाई में। एक्चुअली 3 सितंबर को किया था ना उसने फॉर्मली, तो जो सेरेमनी हुई थी हैंड ओवर की, सरेंडर की जापान की अमेरिकन फोर्सेस की थी, तो उसमें 3 सितंबर को कर लिया। अब इन्होंने 25 अक्टूबर को कर लिया, उसके बाद जब चाइना ने हैंड ओवर किया ताइवान। अच्छी बात है, चलिए खुशी की बात है, तो खुशियाँ मनाओ, छुट्टी मनाओ, मौज मस्ती करो। और सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।